वेलकम। मैं कृष्ण माधव आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जीडीपी के कंसेप्ट पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। जीडीपी के बारे में हमने बताया था कि जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अर्थात हिंदी में कि एक लेखा वर्ष के में एक घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसी का जो मनी वैल्यू होता है, उसी मनी वैल्यू को ही, उसी मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि जो हमारा जीडीपी है इसको दो रूप में स्टडी करते हैं। एक वास्तविक जीडीपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल जीडीपी, और दूसरा मौद्रिक जीडीपी अर्थात मॉनेटरी जीडीपी। रियल जीडीपी के बारे में हमने कहा था कि जब जीडीपी का एस्टिमेशन बेस ईयर प्राइस पर, जो सीएसओ निश्चित करती है बेस ईयर प्राइस, उस प्राइस पर जब हम किसी भी देश का किसी पर्टिकुलर ईयर में जो हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। और मॉनेटरी जीडीपी के बारे में हमने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस, जो उस समय मार्केट में चल रहा होता है कीमत, उस कीमत पर उस देश के उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मल्टीप्लिकेशंस को, उसके गुना को हम मौद्रिक जीडीपी अर्थात मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद मॉनेटरी जीडीपी के नाम से जानते हैं। हमने यह भी कहा था कि रियल जीडीपी अर्थात वास्तविक जीडीपी ही किसी भी देश के एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को बताता है, वास्तविक उत्पादन को बताता है। इसी से हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप से कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाया है, और वास्तविक गुड्स एंड सर्विसेज का, वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक उस देश का विकास माना जाता है, उस देश की तरक्की मानी जाती है, उस देश की समृद्धि मानी जाती है। वह देश उतना ही कल्याणकारी माना जाता है, उस देश में रहने वाले लोग उतना ही कल्याण को प्राप्त करता है। हमने इन चीजों पर डिस्कस किया था। आज उसी से संबंधित हम एक नए टॉपिक पर आएंगे। क्या नया टॉपिक है? वह टॉपिक रहेगा कि जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर में हमें आज डिस्कस करना है कि जीडीपी से वेलफेयर होता है। तो जीडीपी से वेलफेयर होता है तो क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? इन तमाम चीजों पर, इन सभी चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमने कल कहा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें अच्छी तरह हम लोगों ने एक पर कहा था कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो उस देश का, देश में रहने वाले लोगों का कल्याण होगा। वो कैसे? हमने कहा था कि जब जीडीपी बढ़ता है तो इंडस्ट्री में वृद्धि होती है, जब इंडस्ट्री में वृद्धि होती है तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है और वस्तु और सेवाओं को अधिक खरीद पाता है और उतना ही अधिक उसको संतुष्टि मिलती है और उतना ही अधिक उसको कल्याण मिलता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो कल्याण बढ़ता है, अर्थात जीडीपी तथा कल्याण के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है।
हमने कल, और हम इन्हीं कहने का अर्थ ये हुआ कि जीडीपी बढ़ने से लोगों के जीवन में कल्याण होना शुरू होता है। लेकिन यह तब तक होता है जब तक कुछ सीमाओं से हटा हुआ होता है। कल्याण है, लेकिन इसके साथ साथ कि जीडीपी में बढ़ने के साथ साथ, जीडीपी में जब वृद्धि होती है तो उससे कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, इसमें कुछ कमियां भी है। वो कमियां क्या है कि अगर हम ये उन्हीं कमियां पर डिस्कस करेंगे, जीडीपी बढ़ने से कोई जरूरी नहीं है कि सबका कल्याण हो ही, जीडीपी से ही कल्याण हो जाए। कहां पर कल्याण होगा, कहां पर कल्याण नहीं होगा, कहां पर, उन्हीं चीजों पर हम लोग आज ये डिस्कस करें, उसकी क्या सीमाएं हैं, अर्थात जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस क्या है जो कल्याण के लिए बाधक हो जाता है। पहली लिमिटेशंस यह है कि जीडीपी में हम पहला है आय में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रति व्यक्ति कल्याण अधिक होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, असमान है, तो कल्याण में कमी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मान लिया इकोनॉमी का जीडीपी 100 है और पूरे इकोनॉमी में लोग 10 है, मान लिया, तो 10 से अगर हम भाग दे देते हैं, अर्थात 10-10 रुपए अगर हर व्यक्ति को मिल जाता है, तो उसे कल्याण होगा, उस जीडीपी से कल्याण होगा। लेकिन 100 है और हमारा मान लिया लोगों की संख्या 10 है, लेकिन किसी के पास 70 रुपए है, किसी के पास 20 रुपए है और किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास है ही नहीं, तो इससे कुछ लोगों को तो कल्याण हुआ, लेकिन बाकी लोगों को कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए आय में अगर वितरण समान है तो जीडीपी के बढ़ने से भी कल्याण में वृद्धि होगी, और आय में वितरण समान नहीं है तो जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी कल्याण नहीं होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जीडीपी की रचना की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। अगर जीडीपी के कंपोजिशन में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिससे कंज्यूमर को अधिक से अधिक बेनिफिट मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वह कल्याणकारी हो गया। अगर जिन वस्तुओं को उत्पादन करने से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वह कल्याणकारी नहीं माना जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि डिफेंस पर जो खर्चा करते हैं, डिफेंस पर जो प्रोडक्शन होता है, यह प्रोड्यूस अमाउंट से जीडीपी बढ़ तो जाता है, लेकिन इससे कंज्यूमर को कल्याण नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। यद्यपि इनडायरेक्टली यह सुरक्षा के काम में आता है, सुरक्षा के रूप में सेटिस्फाई करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। इसलिए इस स्थिति में जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी कल्याणकारी नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, अगर हम बात करते हैं गैर मौद्रिक विनिमय की बात करते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की बात करते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या है कि जहां मनी को एस्टिमेट नहीं किया जाता है। आज भी आप देखते हैं, हम सभी देखते हैं कि ग्रामीण स्तर में आज भी हम जाते हैं, रूरल एरिया में अगर वहां हम जाते हैं तो वहां पर आज भी गुड्स टू गुड्स का एक्सचेंज होता है, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में इसको हम एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे हम गांव में जाते हैं तो आज भी हम क्या देखते हैं ग्रामीण इलाके में कि हम उसे अनाज देते हैं किसी दुकानदार को और उसके बदले में उससे हम बिस्किट लेते हैं। तो इसी तरीके से कोई सब्जी वाले हैं, उनको हम क्या करते हैं,
अनाज गुड्स दे देते हैं, उसके बदले में उससे हम सब्जी ले लेते हैं। अर्थात गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हमने किया, यहाँ पर बार्टर सिस्टम काम किया। आज भी बहुत सारे एरिया है जहां पर बार्टर सिस्टम है, जिसको मॉनेटरी इनकम में इसको डायरेक्टली इग्नोर कर दिया जाता है, ये इग्नोर हो जाता है। जबकि हम जीडीपी में हम जानते हैं कि जीडीपी के लिए जरूरी हो जाता है कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू, हमने कहा टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो बार्टर सिस्टम के रूप में, बार्टरी रूप से जो एक्सचेंजिंग हो रहा है, यहां पर मॉनेटरी वैल्यू में इग्नोर हो गया। इस कारण से इसको प्राइस इंडेक्स से दूरियां बन जाती हैं, प्राइस इंडेक्स में आ नहीं पाता है। इसके कारण से अगर जीडीपी इसका राइज भी होता है तो इसको हम एक प्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी इंडेक्स में इसको हम नहीं लेंगे। उसी प्रकार से हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज की, वाह्यताएं की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वाह्यताएं। ये वाह्यताएं भी हमारी जीडीपी की क्या है? ये एक सीमाएं हैं, एक लिमिटेशंस है, एक कमियां है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता है। वो कैसे? पहले तो हम बात ये जाने कि वाह्यताएं होता क्या है, एक्सटर्नलिटीज कहते किसको है। एक्सटर्नलिटीज का अर्थ यह होता है कि वह आर्थिक क्रियाएं जो हम उस आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं जो अच्छे और बुरे प्रभाव से हैं, जो बिना कीमत दिए या बिना दंड के की जाती है। वह आर्थिक क्रिया जो अच्छे या बुरे प्रभाव देता है, लेकिन इसके कारण से न कोई हम कॉस्ट बियर करते हैं, न उसको हम पनिशमेंट देते हैं। इसके लिए ना हम कोई कॉस्ट बियर करते हैं, न कोई हम पनिशमेंट देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस एक्टिविटी से बैड या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन उसके लिए ना हमें कोई कॉस्ट बियर करना पड़ता है, ना कोई हमें पनिशमेंट कॉस्ट लगाना पड़ता है, ना पनिशमेंट देना पड़ता है। तो उसको भी अगर हम, तो इसलिए उसे हम जीडीपी में उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसका फायदा भी होता है और उसको नेगेटिव रूप से देखें तो उसे नुकसान भी होता है। इसलिए हम अगर बात करें तो ये जो एक्सटर्नलिटीज है, या एक्सटर्नलिटीज को दो पार्ट में हम डिफाइन करते हैं, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, अर्थात धनात्मक वाह्यताएं और ऋणात्मक वाह्यताएं। धनात्मक वाह्यताएं क्या है? धनात्मक वाह्यताएं वह होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बदले कोई नया कॉस्ट नहीं दिया जाता है, नई प्राइस नहीं दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। उदाहरण के रूप में, जैसे हमारे सामने एक बागीचा है, जिस बागीचा को हमने बनाया और उस बागीचा को बनाने में हमने अपना पूरा पैसा लगा दिया, हमने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन जो उससे मिलने वाली फायदा है वह हमारे दूसरे व्यक्ति को, पड़ोसी को मिल रहा है। वह फायदा किसको मिल रहा है? उस बागीचे का खुशबू, उस बागीचे की हरियाली, उस बागीचे से जो अच्छे जो गुड इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे पड़ोसी के को भी पड़ता है। जबकि एक्सपेंडिचर हमारा पड़ा जो जीडीपी में इसको काउंट करेंगे, लेकिन उसके बदले में उन्हें भी कॉस्ट देना चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट नहीं देते हैं। इससे उन्हें भी कल्याण हो रहा है, इससे हमें भी कल्याण हो रहा है। अर्थात कल्याण दो दो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन खर्चा किसी एक का हो रहा है, काउंटेड किसी एक का हो रहा है, जीडीपी किसी एक का बढ़ रहा है। तो ये कहना कि जीडीपी के बढ़ने से किसी एक को कल्याण होगा, ये नहीं हो रहा है। जीडीपी के बढ़ने से यहां पर दो का कल्याण होगा, जबकि क्या होना चाहिए? वो कॉस्ट भी शामिल होना चाहिए। वो कॉस्ट इसमें शामिल नहीं होता है, ये अंडर एस्टिमेटिंग के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए कि एक्सटर्नलिटीज भी हमारे जीडीपी का एक सीमा है, जिसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज उस एक्टिविटीज को कहते हैं,
उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया को करने से ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई दंड शुल्क नहीं लगता है, कोई पनिशमेंट शुल्क नहीं लगता है, लेकिन उसका ऋणात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। जबकि जीडीपी किसी एक जगह काउंट होता है, जबकि उसकी जीडीपी की काउंटिंग वहां भी होना चाहिए जिस पर ऋणात्मक प्रभाव जो ऋणात्मक प्रभाव है वो भी काउंट होना चाहिए, जिसको नहीं लिया जाता है। इस कारण से यह भी सीमा है। उदाहरण के रूप में जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रबर फैक्ट्री वाले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो रबर का प्रोडक्शन करता है ना, या हम दूसरी तरफ प्लास्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट प्लास्टिक का प्रोडक्शन करता है। प्लास्टिक का प्रोडक्शन करता है तो प्लास्टिक के प्रोडक्शन को से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा फाइनली रूप से उसको हम क्या करते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन उसके कारण से जो पॉल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर पड़ा, और जो इस इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा इस कॉस्ट को हम इसमें शामिल नहीं कर पाते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको भी इसमें हम जीडीपी में इंक्लूड करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ, ये ऋणात्मक कल्याण हुआ। ये कल्याणकारी की जगह पर क्या होगा, वहां पर नुकसान हुआ। तो इस तरीके से जब नुकसान हुआ तो उसकी जगह एक पनिशमेंट कॉस्ट लगनी चाहिए, जो नहीं लगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि उधर से अगर हम देते हैं तो पॉजिटिव में एक कॉस्ट बियर करनी चाहिए उन्हें, वो कॉस्ट बियर नहीं किया गया। इधर से क्या होता है, पनिशमेंट कॉस्ट लगनी चाहिए, वो पनिशमेंट कॉस्ट नहीं लगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जीडीपी के बढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है कि कल्याण ही हो, वहां भी कुछ एक लिमिटेशंस है, एक सीमाएं हैं। उस सीमाएं के अंतर्गत ही देश का या किसी मानव का कल्याण होता है, और उस सीमाओं से अगर उस सीमाओं के अंतर्गत ही वो एक सीमा में कल्याण होता है, और एक सीमाओं से अगर कुछ अलग है ना, जो एक जिससे देश का संपूर्ण, अगर हम ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर हम जीडीपी को बढ़ाए और ये कहें कि इससे कल्याण होता है पूरी तरह से, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं इसमें कमियां भी होती है, कहीं न कहीं इसकी सीमाएं भी होती है, जो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हमारा आज का ये क्लासेस रहा, टॉपिक रहा जीडीपी और वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो अगले विषय पर होगा। आज मैं यहीं पर अपना क्लास समाप्त करता हूं। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य से हमारे क्लास को आपने सुना। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।